महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मराठा समुदाय को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने और इस आधार पर आरक्षण प्रदान करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, आदिवासी और बंजारा संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। इन संगठनों का दावा है कि इस फैसले से उनके अधिकारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। जालना जिले में ये संगठन सरकार के शासनादेश गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जीआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ये जीआर वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। विरोध की मुख्य वजहें: कुणबी प्रमाण पत्र का विरोध। ओबीसी, आदिवासी और बंजारा संगठनों का कहना है कि मराठा समुदाय को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने से ओबीसी श्रेणी में शामिल 374 जातियों के अधिकार प्रभावित होंगे। कुणबी महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। हैदराबाद गजट का मुद्दा। इन संगठनों का दावा है कि मराठा आरक्षण के लिए हैदराबाद गजट को लागू करने से पहले से ही आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और ओबीसी के हितों को नुकसान होगा। बंजारा समाज का विरोध। बंजारा संगठन गौर सेना के अध्यक्ष संदेश चौहान ने कहा कि बंजारा समुदाय को पहले हैदराबाद राज्य में आरक्षण मिला था और वे उसी अधिकार को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आत्महत्या का दुखद मामला। संदेश चौहान ने दावा किया कि धाराशिव में एक 32 वर्षीय बंजारा युवक ने एसटी आरक्षण की मांग करते हुए आत्महत्या कर ली। ओबीसी नेताओं की चेतावनी। ओबीसी कार्यकर्ता नवनाथ वाघमारे और सत्संग मुंडे ने चेतावनी दी कि आरक्षण बढ़ाने से ओबीसी श्रेणी में शामिल 374 जातियों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने 10 अक्टूबर को नागपुर में एक बड़ा मोर्चा निकालने का भी ऐलान किया है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती। महाराष्ट्र सरकार के सामने अब एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मराठा आरक्षण को लेकर जहां मराठा समुदाय अपनी मांग पर अड़ा है, वहीं अब ओबीसी, आदिवासी और बंजारा संगठन भी खुलकर विरोध में आ गए हैं। इस स्थिति में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार को दोनों समुदायों को संतुष्ट करना होगा, जो काफी मुश्किल है। मराठा क्रांति मोर्चा में भी मतभेद। मराठा क्रांति मोर्चा के राज्य संयोजक संजय लाखे पाटिल ने भी मनोज जरांगे के तरीके पर सवाल उठाए हैं। पाटिल ने कहा कि जरांगे को गजट की पूरी जानकारी नहीं है और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मराठा समुदाय को धोखा दे रही है। इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और ये देखना बाकी है कि फडणवीस सरकार इस जटिल समस्या को कैसे हल करती है। हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों के साथ पाकिस्तान को रौंदने के बाद कप्तान सूर्य कुमार का बड़ा बयान। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला खत्म हो चुका है और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदकर शानदार जीत हासिल की है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को हुए इस मैच में टीम इंडिया का दबदबा हर मोर्चे पर देखने को मिला। भारतीय गेंदबाजों का दबदबा। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनके इस फैसले को गलत साबित कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने पहली ही वैध गेंद पर सईम अयूब को आउट कर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद कुलदीप यादव 3-1, अक्षर पटेल 2-1 और वरुण चक्रवर्ती 1-4 की स्पिन तिकड़ी ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा। साहिबजादा फरहान ने 40 रन बनाए, जबकि शाहीन अफरीदी ने निचले क्रम में 33 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर किसी तरह पाकिस्तान का स्कोर 127/9 तक पहुंचाया। बल्लेबाजों का धमाकेदार प्रदर्शन। 128 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत दी। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर 31 रन बनाए। इसके बाद तिलक वर्मा 31 और कप्तान सूर्यकुमार यादव के बीच 56 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली और 37 गेंदों में 47 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने छक्का लगाकर मैच खत्म किया और भारत को 15.5 ओवर में 7 विकेट से जीत दिलाई। सूर्यकुमार का बड़ा बयान। जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी खुशी जाहिर की और मैच को सिर्फ एक और गेम बताया जिसमें उनकी टीम सभी विरोधियों के लिए एक जैसी तैयारी करती है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से अंत तक टिककर बल्लेबाजी करना चाहते थे और इस मैच में उन्होंने इसे पूरा किया। इसके बाद उन्होंने एक बेहद भावुक और महत्वपूर्ण बयान दिया। सूर्या ने कहा, हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं और इस जीत को अपने देश के सेना के जवानों को समर्पित करते हैं। इस बयान ने उनकी जीत को एक गहरा और मानवीय स्पर्श दिया और ये दिखा दिया कि ये जीत सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने भारत रूस मित्रता की तारीफ की। ये तारीफ इस कारण की गई क्योंकि भारत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बाद भी रूस से तेल खरीदना जारी रखा। रूस ने कहा कि भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को त्याग नहीं किया और वैश्विक दबाव के बावजूद भी रूस के साथ सहयोग बनाए रखा। मुख्य बिंदु। रूसी प्रशंसा। रूस ने इस बात की प्रशंसा की कि भारत ने ट्रंप की टैरिफ धमकियों और दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने बहुआयामी सहयोग को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को नहीं त्यागा। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और इन्हें तोड़ना असंभव है।
अमेरिका का दबाव। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण दबाव बनाया। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया कि वो रूसी तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। अमेरिका ने भारत के आयात पर 25% का टैरिफ लगाया और रूस से तेल खरीद जारी रखने के लिए 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। भारत का रुख। भारत ने अमेरिकी आरोपों को खारिज करते हुए यूरोप और अमेरिका द्वारा रूस से की जा रही खरीद का हवाला दिया। भारत ने अमेरिका के इस फैसले को पूरी तरह से अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया। सहयोग के क्षेत्र। रूस ने बताया कि दोनों देश वैश्विक दबाव के बावजूद भी कई संयुक्त परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनमें सैन्य क्षमता बढ़ाना, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, परमाणु ऊर्जा और रूसी तेल की खोज में भारतीय निवेश जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। यह एक संक्षिप्त सारांश है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए गए टेक्स्ट पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि ये जानकारी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में है, जो कि ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं है। मोदी सरकार ने 8 साल बाद जीएसटी दरों को कम करने के बाद जनता से माफी क्यों नहीं मांगी? इस सवाल पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के लेख के आधार पर एक कहानी यहां दी गई है। ये कहानी बताती है कि कैसे जीएसटी की दरें शुरुआत में अधिक थीं और अब उन्हें कम किया गया है। एक वादा और 8 साल का इंतजार। ये बात 2016 की है। संसद में एक ऐतिहासिक विधेयक पर बहस चल रही थी, संविधान 122वां संशोधन विधेयक, जिसे हम आज जीएसटी के नाम से जानते हैं। राज्यसभा में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम खड़े हुए। उनकी आवाज में गंभीरता थी और आंखों में भविष्य की चिंता। उन्होंने कहा, माननीय महोदय, ये सच है कि यूपीए सरकार ने सबसे पहले जीएसटी का विचार पेश किया था। हमने 2005 के बजट में इसका ऐलान किया था। एक राष्ट्र, एक टैक्स का सपना हमारा भी था। फिर उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए हमें दरों को सही रखना होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट कहती है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में औसत जीएसटी दर 14.1% है, जबकि दुनिया भर में ये 14.1% से 16.8% के बीच है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी हवा में बात नहीं कर रही। हम आपकी ही रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं कि मानक दर 18% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चिदंबरम ने चेतावनी दी कि यदि सरकार 24% या 26% जैसी उच्च दरें लगाएगी तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, कोई भी अप्रत्यक्ष कर गरीब और अमीर दोनों पर समान रूप से लगता है। अगर आप 24% या 26% कर लगाएंगे तो ये गरीबों पर अतिरिक्त बोझ होगा। चिदंबरम की अपील उस समय अनसुनी कर दी गई। सरकार ने कई वस्तुओं पर ऊंची जीएसटी दरें लागू कर दीं। टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, मक्खन, यहां तक कि बच्चों के नैपकिन और पेंसिल जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी ज्यादा टैक्स लगाया गया। अगले 8 साल तक जनता ने गब्बर सिंह टैक्स की मार झेली। हर महीने सरकार ने करोड़ों रुपए जीएसटी से कमाए। 2017-18 में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए और 2024-25 में ये आंकड़ा 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये सब जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था। आखिरकार 3 सितंबर 2025 को सरकार ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को कम करने का फैसला किया। ये खबर सुनकर चिदंबरम को खुशी तो हुई, लेकिन उनके मन में एक सवाल कौंधा, जो कल गलत था, आज सही कैसे? उन्होंने पूछा, अगर टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, मक्खन जैसी चीजों पर 5% जीएसटी आज सही है, तो पिछले 8 सालों से यह गलत क्यों था? जनता को इन 8 सालों तक अतिरिक्त टैक्स क्यों देना पड़ा? चिदंबरम का मानना है कि सरकार को इस देरी और उच्च दरों के कारण जनता से माफी मांगनी चाहिए। वे कहते हैं कि सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने शुरुआत में जो दरें तय की थीं वे गलत थीं। ये कहानी केवल दरों में कमी की नहीं है, बल्कि एक वादे और उसके बाद के लंबे इंतजार की है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक सरकार ने लोगों की बात को अनसुना किया और फिर कई सालों बाद वही किया जिसकी सलाह उन्हें पहले दी गई थी। सवाल अब भी वही है, क्या सरकार जनता से ये छिपाना चाहती है कि उसकी पिछली नीतियां गलत थीं, और क्या ये माफी न मांगना इसी बात का सबूत है? अमेरिकी अधिकारियों का भारत दौरा, ट्रेड डील और तनाव के बीच बातचीत का नया दौर। टैरिफ वार और भू राजनीतिक दबाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज रात भारत आ रहा है, जिसकी मंगलवार को महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता होने वाली है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, खासकर व्यापार और रूस से तेल खरीद को लेकर। ट्रेड डील की संभावना और चुनौतियां। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक का शुल्क लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच टैरिफ वार शुरू हो गया था। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने किसानों और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप लगातार भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई देते रहे हैं। इस दौरे में उम्मीद है कि दोनों पक्ष व्यापार से जुड़ी चुनौतियों पर खुलकर बात करेंगे और एक स्थायी समाधान की तलाश करेंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष और तेल आयात का मुद्दा। एक बड़ा मुद्दा
जो दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा कर रहा है वो है रूस से तेल का आयात। अमेरिका ने G7 देशों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ताकि रूस की युद्ध मशीन को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। हालांकि अमेरिका ने इस अनुरोध में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत और चीन रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से हैं। भारत ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देश भी रूस से व्यापार कर रहे हैं तो केवल उसे ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। भारत ने यह भी दोहराया है कि वह यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से चाहता है। कूटनीतिक प्रयास और आगे की राह। इस तनाव के बीच अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा लगातार अमेरिकी सांसदों से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। इन मुलाकातों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलतफहमियों को दूर करना और सहयोग के नए रास्ते खोजना है। यह आगामी वार्ता दोनों देशों के लिए एक बड़ा अवसर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों पक्ष मतभेदों को दूर कर पाते हैं और एक ऐसी व्यापारिक डील पर पहुंच पाते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। क्या ये दौरा वाकई एक बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा या फिर तनाव और बढ़ेगा? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा।